ठीक है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिकली हम एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैम सेल्स हैं, यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको नॉर्मली हम रेनेट सेल्स बोलते हैं। रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स, ठीक है। ये रेनेट सेल्स क्या होते हैं? ये नॉर्मली ऐसे एच शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर देखो ये एक ही सेल है, ये ऐसे एच शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये एक सेल होता है, ये एक ही सेल है जो एच शेप्ड होता है, जिनमें ट्यूब्स होती हैं और वो ट्यूब्स अल्टीमेटली इस पोर से यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। एक्सक्रीटा इधर से निकलता है। नॉर्मली एक्सक्रीशन क्या करेंगे? ये अमोनिया करेंगे। ज़्यादातर एक्सक्रीटरी मटेरियल यही होता है इनमें, मेन अमोनिया, ठीक है। फिर जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपका आता है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मोस्टली ये ज़्यादातर उनकी तरह ही होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह होता है। सर्कमफेरेंजियल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। फेरिंग्स के ऊपर सर्कमफेरेंजियल रिंग होती है। दैट गिव राइज टू दो नर्व्स को गिव राइज करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है। फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और जो बिल्कुल प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह कमिश्चर और कनेक्टिव से जुड़ी होती है, लेडर लाइक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट इसी नर्वस सिस्टम के साथ साथ में आएगा सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो थोड़े से रेज्ड स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, जैसे लिप्स साइड थे ना इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसी टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लिप्स पे, जिनको आप पेपिलिया कहते हैं। पेपिलिया कहते हैं। इट अकर ऑन लिप्स पे। ये रेज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसे रेज्ड स्ट्रक्चर जैसे हो जाता होते हैं ये लिप्स के ऊपर, जो एक टेक्टाइल सेंसेशन देते हैं। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके लिप्स के ऊपर कुछ पिट्स जैसे होते हैं, ऐसे पिट्स जैसे भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप एम्फिड्स कहते हो। ये कुछ नाम है अलग से, ये लर्न करने हैं, ठीक है। लिप्स एंड आर, ये भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। फिर तीसरे स्ट्रक्चर सेंस ऑर्गन होते हैं जिनको आप फेस्मिड्स बोलते हो। फेस्मिड्स, they are unicellular gland located on the lateral side of the posterior end of the glandulosensory or they are glandosensory in nature, ठीक है, in nature। तो ये आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की सेंसेशन यानी कि पूरा उसका फीडबैक देते हैं हर हिसाब से, टेक्टिलिटी के हिसाब से, कीमो रिसेप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो दीज आर सम सेंस ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द एस्केलेमेंथेस, ठीक है। सेक्सेस मैंने पहले कहा कि ये आर डायोसिस है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म है। और नॉर्मली यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म है, यहाँ पर मेल में आप देखोगे, यहाँ मेल में ऐसे दो कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको पीनियल सीटिया बोलते हो, पीनियल सीटिया बोलते हो। और जिस वक्त कॉपुलेशन करनी होती है, पीनियल सीटिया से यहाँ से कोलाइका से स्पर्म जब निकलते हैं, पीनियल सीटिया इस फीमेल गोनोपोर में इंजेक्ट करता है और यहाँ स्पर्म डिपॉजिट होता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? दे शो द सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सेस आर separate, females are mostly longer than the male and there are some morphological characters जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो ये मेल है या फीमेल है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और नॉर्मली दे शो नो एसेक्चुअल फेज, एसेक्चुअल फेज ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है। फिर जो है आपका डेवलपमेंट आता है इसके बाद कि डेवलपमेंट ऑब्वियसली कैसी होगी? डेवलपमेंट यहाँ पर जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर लार्वल स्टेजेस मिलेंगे आपको। डेवलपमेंट जो है यहाँ पर वो इनडायरेक्ट होती है मोस्टली, लेकिन कुछ फेजेस में हमने डायरेक्ट भी देखी है, यानी कि जिसमें जुवेनाइल फेज भी आ जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा प्रेजेंट होता है, और लार्वा बहुत फॉर्म्स के होते हैं, डिफरेंट नाम से, जैसे
फ्लेरीफॉर्म लार्वा आपको मिलेगा एनसाइक्लोस्टोमा, यानी कि हुकवर्म में एनसाइक्लोस्टोमा। ये आपको सारी स्पीशीज का नाम याद रखना पड़ेगा। कुछ जो कॉमन है, जैसे हुकवर्म बहुत कॉमन है, ह्यूमन में बहुत इन्फेक्शन करता है, उसके लार्वा को हम फ्लेरीफॉर्म लार्वा कहते हैं, ठीक है। इस तरह माइक्रोफ्लेरी लार्वा ये किस में होता है? ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एंडोपैरासाइट है जिसका नाम है वेचेरिया बैनक्रॉफ्ट है। वेचेरिया स्पेलिंग आप खुद ही देख लिया करो बुक से। वेचेरिया बैनक्रॉफ्ट है उसकी स्पीशीज है। इसको कॉमनली हम फ्लेरियल वर्म बोलते हैं, फ्लेरियल वर्म। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है जिससे डिजीज़ हो जाती है एलिफेंटाइटिस, या आगे में और एलिफेंटाइटिस, ठीक है। एलिफेंटाइटिस का जो मेन काजेटिव एजेंट है वो वेचेरिया बैनक्रॉफ्टाई है, और इसके लार्वा को माइक्रोफ्लेरिया लार्वा बोलते हैं। इसी तरह आपका जो एस्केरिस है उसका लार्वा जो है उसको हम रेबिडाइटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं, रेबिडाइटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं, ठीक है। वो एस्केरिस का आ गए, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट लार्वा के डिफरेंट नाम हैं, और ऐसी जहाँ लार्वल स्टेज होगी वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं किया, इसकी बॉडी वॉल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी बॉडी वॉल जो होती है, इट कंसिस्ट ऑफ फर्म नॉन लिविंग क्यूटिकल, बहुत टफ मेम्ब्रेन होती है, नॉन लिविंग क्यूटिकल। लेकिन जो एपिडर्मिस होती है वो सिंशियम होती है। एपिडर्मिस अगर है तो सिंशियम, मैंने पहले भी बोला था सिंशियम क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जब एक ही साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। तो इसकी एपिडर्मिस कैसी है? सिंशियल कंडीशन शो करती है इसकी, और इसमें अंदर से नॉर्मली जो होता है मस्कुलर लेयर होती है। मस्कुलर लेयर ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे। कौन से? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे। सर्कुलर मसल्स में एब्सेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा मैक्सिमम जो जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने के लिए आते हैं निमेटी हेलमिंथिस के, तो वो सारे यही हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करोगी तो यूनिक फीचर्स क्या आए इसके एज कंपेयर टू प्लेटी हेलमिंथिस? इसमें क्या नया आया? सबसे पहला इसमें नया ये आया कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम यानी कि ऑर्गन से ऊपर होके चले गए, ठीक है। दूसरा, इसमें आपने पढ़ा कि इसमें मस्कुलर लेयर होती है और इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ठीक है। तीसरा, आपने इसमें पढ़ा कि इसमें सीडोसीलोम होता है, सीडोसीलोम बॉडी, सील बॉडी होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो होते हैं ये बॉडी फॉर्म्स जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। तो दीज आर सम यूनिक फीचर्स। एडवांसमेंट क्या आ गई? एक तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें। पीछे अभी तक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथिस में हर जगह इनकम्प्लीट थी। यहाँ कैसी आ गई? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गए। सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म नहीं था, वहाँ मैक्सिमम एसेक्चुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते थे। बहुत सेक्चुअल और एसेक्चुअल भी करते थे। पिछले जितनी भी फाइलम पढ़े हैं यहाँ मैक्सिमम जो हैं वो सेक्चुअली शो करते हैं, एसेक्चुअल नहीं दिखाते हैं। और सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म पहली बार इधर देखा गया है, यानी कि जहाँ मेल और फीमेल को आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई? तो ये जो है आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं प्लेटी हेलमिंथिस से। थोड़ा सा मैं आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ूंगी, फिर मैं थोड़ी सी डायग्राम आपको दिखाऊंगी जिससे थोड़ा आप आइडिया हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज़ पे और एनिमल्स पे, जिसकी वजह से इनका डिजीज़ जो एपिडेमोलॉजी जो होती है, डिजीज़ स्ट्रक्चर, ये जो जितना मतलब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा लास्ट वाला जिसमें आप डिजीज़ पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि एस्केरिसिस, दिस फ्लेरेसिस और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस होती हैं। उसके लिए आपको इनके जनरल कैरेक्टर्स को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से पढ़ लूँगी। बहुत सिंपल लिखा हुआ है, आपका सबसे छोटा फाइलम यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये बिल्कुल
इसमें एनसीईआरटी में द बॉडी ऑफ द एस्केलेमेंथिस, ये देख लीजिए, बिल्कुल आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं फीमेल और मेल को, ठीक है। ये नीचे तो निमेटी हेलमिंथिस है, ये सॉरी एनालिडा है, ये इससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ये एस्केमेल, ये इतना है बस एस्केलेमेंथिस, ठीक है। द बॉडी ऑफ एस्केलेमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, द नेम राउंडवर्म इनको कॉमनली कहते हैं। दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। राउंडवर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। दे आर बायोलिटिकल, सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर सीडोसिलोमेट, दे शो complete digestive tract, they have muscular pharynx, they have excretory pore which remove the waste from the body, ठीक है। sexes are separate है, मेल अलग फीमेल अलग है, डिस्टिंग कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी हो जाती है, ठीक है। दोनों हैं। एस्केरिस राउंड वर्म, वेचेरिया को फ्लेरल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं। जस्ट इतना सा है एस्केलेमेंथिस, ठीक है। अब थोड़े सा रेफरेंस बुक से मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए इस फाइलम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। इसकी डिजीज़ आपने आगे डिजीज़ वाले हेल्थ डिजीज़ चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये जो वचेरिया पेनक्राफ्ट है, अभी मैंने कहा ना फ्लेरल वर्म, ये एलिफेंटाइटिस करता है। पूरी डिफॉर्मिटी यहाँ लेग की, लिम्स की, जेनाइटल ऑर्गन्स की हो गई है। तो ये वचेरिया पेनक्राफ्ट है या वचेरिया मेलाइया भी से फ्लेरल वर्म से होता है। इन्फ्लेमेशन ऑर्गन्स की हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल में रहते हैं ये वर्म्स, और वहाँ पर लिम्फ नोड्स को स्वेल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी डिफॉर्मिटी आ जाती है। और ये जो है ये फ्लेरल वर्म जो मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट, जो वेक्टर जो है वो क्यूलिक्स मॉस्किटो होता है, जिसके बाइट से ये हो जाता है और उसके प्रोबोसिस से ये वचेरिया आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है एस्केरिसिस, जो फीमेल एस्केरिस से नॉर्मली एस्केरिस से हो जाती है। और फीमेल की क्यों बहुत प्रिवेलेंट है चिल्ड्रन में, यानी कि शायद ही कोई बच्चा होगा जो बचपन में एस्केरिसिस से नहीं जूझा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके एग जो हैं वो इतने रेजिस्टेंट है, ना उस पर एसिड का अटैक होता है ना उसका एल्कली का अटैक हो जाता है। ये मॉइस्ट सॉइल में एटलीस्ट 10 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये एग्स जो हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट। क्यों? दे हैव द लिपिड मेम्ब्रेन, इनके बाहर एक लिपिड लेयर होती है जो इसको रिमार्केबली बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बनाती है, ना इसको डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई इफेक्ट होता है। इसलिए एग फीकल मैटर के साथ जब सॉइल में आ जाते हैं, तो जब हम ये मतलब बिना धोए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या सॉइल के टच में आ जाएं, तो वो एग्स हमारे फिंगर्स के साथ स्टिक करते हैं, और अनवॉश्ड हैंड्स के साथ जब हम फूड एनग्लव करते हैं तो ये एग्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और ये एस्कैरिज जो हैं ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभी आपकी एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन को पूरा ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये एंटर करते हैं आपके इवन लंग्स में भी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि फिर एक मतलब डेंजरस फेज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक वर्म है जिसको एनसाइक्लोस्टोमा कहते हैं। मोस्ट डेंजरस राउंड वर्म है ये, ठीक है। ये अनहाइजेनिक कंडीशन में ज़्यादातर होता है। बेयर फुटेड, जब आप नंगे पाँव घास में चलते हो, या अनसैनिटरी कंडीशन जहाँ ठीक नहीं होती हैं, तो ह्यूमन फीकल में ये डिपॉजिट होता है और ये एंटर करता है मॉइस्ट, मतलब बोर करता है आपके स्किन से, फीड से अंदर एंटर करता है और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। ये पैरास्टिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ये ब्लड, लिम्फ वगैरह, म्यूकस सब सक कर देता है बॉडी से, और रप्चर कर देता है आपकी इंटेस्टाइनल वॉल को, और एक्सटेंसिवली आपको एनीमिक कर देता है, ठीक है। और ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। मेंटल और फिजिकल डेफिशिएंसी इससे हो जाती है। इसको हम एनसाइक्लोस्टोमेसिस बोलते हैं। तो एस्केरेसिस, फ्लेरेसिस और एनसाइक्लोस्टोमेसिस, ये 3 बहुत कॉमन प्रिवेलेंट डिजीजेज हैं जो निमेटी हेलमिंथिस की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मैंने जो वो सीडोसिलोम का स्ट्रक्चर बोल रहा था, ये थोड़ा सा देख लेना। ये सारे नोट्स मैं आपको कॉपी करके भेज रही हूँ, तो आप प्लीज़ ये इसका कर लेना। अभी तक तो मुझे कोई भी रिस्पांस बच्चों से नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं लेट मतलब ज्वाइन किया है आपके स्कूल में, इसलिए मैं आपको जानती भी नहीं हूँ कौन कौन सा स्टूडेंट्स है जो पर्सनली मुझसे अपने डाउट्स शेयर करे। लेक्चर भी मुझे लगता है बहुत कम मेडिकल के बच्चे देख रहे हैं। ये या तो मतलब आपका
ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, या क्या रीज़न है? आप देखते भी हो, नहीं देखते हो, कुछ खास मतलब रिस्पांस नहीं आ रहा है मुझे बच्चों का आपसे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देख लीजिए आगे जब स्कूल खुलेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रॉपरली ये चीज़ें और डिस्कस करेंगे अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा। तब तक के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस कर लेना ज़्यादा, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।